नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी मेंस के सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज यह तीसरी क्लास होगी जिसमें हम लोग पटना कलम चित्रकला को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अपनी क्लासों में मौर्य कला और पाल कला पर चर्चा कर ली है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि इसमें जो तीसरी कला है सिलेबस में पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे जाएं तो सिलेबस में जितनी बातें मेंशन है, जितने टॉपिक मेंशन है, वहीं से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक जो पटना कलम चित्रकला से पूछे गए क्वेश्चन हैं उसमें मैंने दो क्वेश्चनों को उठाया, जिसमें पहला क्वेश्चन है कंपनी शैली या पटना कलम चित्र शैली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। जो दूसरा क्वेश्चन है वह पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो जो पटना कलम से जो क्वेश्चन बनता है वह विशेषताओं से ही अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है और सिलेबस में ही इसकी विशेषताओं के बारे में ही दिया गया है कि मुख्य विशेषताएं से आप परिचित होंगे पटना कलम चित्रकला की। और 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो जब भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपको विशेषताओं से ही इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। तो देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और क्वेश्चन फॉर्मेट जैसे होता है कि आप लोगों को सबसे पहले भूमिका, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की मेन बॉडी होती है, विशेषताएं हम लोगों को इसमें पढ़नी है और विशेषताओं में पढ़ेंगे जो पटना कलम चित्रकला शैली है वह कहाँ से प्रभावित है, उसका केंद्रीय विषय क्या था, निर्माण सामग्री क्या थी और चित्रकला के प्रकार। उसके बाद तकनीकी देखेंगे, किस तकनीक द्वारा पटना कलम चित्रकला शैली बनाई जाती है और जो फिर अन्य बातें होंगी उसको देखेंगे। बाद में इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पटना कलम चित्रकला को इसकी विशेषताएं बताते हुए इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। और क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए, आप लोग अगर ये इतना पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन जो है आप लोग इजीली से 38 नंबर का क्वेश्चन 500 से 600 वर्ड लिखने होते हैं, इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा तो आप लोग इजीली से उसको लिख पाएंगे। और लास्ट में लिखना होता है एक निष्कर्ष। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जब पूछा जाए इस टॉपिक से तो सबसे पहले जो है एक चित्र जरूर बनाइए, चाहे मौर्य काल से पूछा जाए चाहे वो पाल कला से पूछा जाए। और हमने हर टॉपिक में जो है एक मैप जरूर बनाया है, तो आप लोग भी मैप जरूर बनाइएगा। आपका जो क्वेश्चन होगा वह औरों से डिफरेंट हो जाएगा और आपको एग्जामिनर अधिक मार्क्स अवार्ड करेगा। तो जो पटना कलम चित्र जो शैली थी वह बेसिकली गंगा जो नदी है, आप लोग ये नदी देख रहे हैं, इसके दक्षिणी साइड पर जो पटना का आसपास का क्षेत्र है वहां पर पटना कलम चित्रकला का जो है क्षेत्रीय विस्तार हुआ था। पटना के आसपास के जो क्षेत्र हैं, आरा, दानापुर इत्यादि जो क्षेत्र है वहां पर इसका जो है विस्तार हुआ था, उसका विकास हुआ था। उसके बाद हम लोग भूमिका लिखेंगे और भूमिका में हम लोग बताएंगे कि यह जो शैली है कैसे डेवलप हुई यहाँ पर। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल के नवाब और मुर्शिदाबाद के पतन के बाद वहाँ के जो कारीगर थे वो पटना स्थानांतरित हो गए थे। अर्थात 18वीं शताब्दी के जब मध्य में बंगाल के नवाब का जब अंत हुआ या पतन हुआ तो उसके बाद जो वहाँ के कारीगर थे वो पटना आ गए थे और पटना में यहाँ के जो स्थानीय अभिजात वर्ग और ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आए ये कारीगर। और उसके बाद इन कारीगरों ने इस क्षेत्र में जो है इस चित्रकला का एक अनूठा प्रयोग किया और इस अपनी जो चित्रकारी थी उसको डेवलप किया, विस्तार किया और जिसे बाद में कंपनी चित्रकला या फिर पटना कला के नाम से उसे जाने जाने लगा। तो ये हो गया इसका जो डेवलपिंग का जो पहला फेज था कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जब बंगाल के नवाब या मुर्शिदाबाद के पतन के बाद वहाँ के कारीगर पटना स्थानांतरित हुए और जहाँ भी स्थानीय अभिजात वर्ग या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आए और उसके बाद इस चित्रकला का एक अनूठा रूप सामने आया जिसे कंपनी चित्रकला या फिर पटना कला के नाम से जाने लगा। उसके बाद सेकंड पैरा में हम लोग लिखेंगे कि पटना कलम बिहार की आंचलिकता से प्रभावित एक लघु चित्रकला शैली है। आंचलिकता वर्ड आप लोग जरूर याद रखिएगा। आंचलिकता का मतलब होता है जब कोई संस्कृति या फिर कोई कला शैली किसी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में डेवलप होती है तो उसको हम वहाँ की आंचलिकता से प्रभावित देखते हैं। आंचलिकता का मतलब ही होता है जो भी कला शैली होती है वह उस क्षेत्र से जो है प्रभावित होती है। तो उसी प्रकार जो पटना कलम चित्रकला शैली थी वह पटना के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे हमने मैप में बनाया था दाना, आरा या फिर जो पटना स्वयं है, तो वहाँ का जो स्थानीय क्षेत्र है उस स्थानीय क्षेत्र से प्रभावित यह एक शैली थी, लघु चित्रकला शैली के रूप में उभर कर आती है और जिसे डेवलप करने में रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे चित्रकारों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस चित्रकला शैली के विकास में। तो ये हो जाता है आपकी भूमिका इंट्रो पार्ट।
नेक्स्ट अब इसके हम मेन बॉडी में आएंगे, इसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। और मुख्य विशेषताओं में हमने पहला जो पॉइंट बनाया था वह चित्रकला शैली जो है कहाँ से प्रभावित है। तो यह चित्रकला शैली फारसी, मुगल शैली या फिर ब्रिटिश शैलियों से प्रभावित है। जो कारीगर जैसे कि नवाब थे और बंगाल के नवाब थे, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित होकर आए थे, तो वो लोग मुगल शैली से जो है प्रभावित थे। उसके अलावा जब वो ब्रिटिश के संरक्षण में आए तो ब्रिटिश शैलियों का भी जो है इसमें प्रभाव दिखता है। तो कारीगरों ने मुगल शैली से जो है रंगों और अस्तरों को अपनाया इस शैली के लिए, और ब्रिटिश शैली से जो है छायांकन को अपनाया इस शैली के विकास में। तो दो शैलियाँ याद रखेंगे किसके प्रभाव से, मुगल शैली का प्रभाव दिखा और दूसरा ब्रिटिश शैली का। और मुगल शैली से इन्होंने रंगों और अस्तरों को अपनाया और ब्रिटिश शैली से छायांकन को अपनाया। नेक्स्ट इसका जो केंद्रीय विषय था, केंद्रीय विषय मुख्यतः जनजीवन से प्रभावित था। अगर कला के स्तर पे देखें तो जो इस शैली के जो बॉर्डर थे, विस्तृत और उत्कृष्ट रूप से सजाए गए बॉर्डर, जो पेंटिंग के विषय पर प्रमुखता से केंद्रित थे। कहने का मतलब जो बॉर्डर थे, अभी इस पर हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए जो बॉर्डर थे वह अलग से जो है निरूपित नहीं किए जाते थे। जब पेंटिंग बनाई जाती थी तो जो रंग होते थे, रंग के साथ में ही जो है बॉर्डर का भी प्रयोग किया जाता था। अर्थात अलग से पेंसिल के द्वारा जो है किसी भी पेंटिंग को नहीं बनाया जाता था। जैसे किसी पक्षी को बनाना है तो ब्रश से ही बॉर्डर बनाया जाता था, रंग और ब्रश का प्रयोग करके। तो इसके जो बॉर्डर थे, सजाए गए जो बॉर्डर थे, वो पेंटिंग के विषय पर केंद्रित थे। और नेक्स्ट जो इसका केंद्रीय विषय था वह, जैसे कि मुगल चित्रकला में हम लोग देखते हैं कि अभिजात वर्ग और दरबार के दृश्यों पर केंद्रित थी मुगल चित्रकला, लेकिन पटना कलम की जो विशेषताएं थी वह कारीगर, आम आदमी के दैनिक जीवन से बहुत प्रभावित थे। कहने का मतलब है कि जो मुगल चित्रकला के विपरीत यह आम जन से प्रभावित थी। जहां मुगल चित्रकला दरबारों और जो अमीर वर्ग होते थे उनके दृश्यों पर केंद्रित होती थी, लेकिन पटना कलम चित्रकला जो है, जो इस चित्रकला को जो बनाने वाले कारीगर थे वह आम आदमी या फिर जनजीवन के जो दैनिक जीवन से प्रभावित थे। जैसे धोबी, कसाई का बाजार से लौटना, दर्जी, जमादार, ठीक है, जो उस क्षेत्र के जो जातीय वर्ग थे, ठीक है, किसान, हल जोतता हुआ किसान, बाजार जाती हुई महिला, ठीक है, तो ऐसे जो चित्र थे, कुत्ते के साथ संघर्ष करते हुए जमादार का, तो ऐसे जो चित्र हैं इस पटना कलम चित्रकला शैली का जो है केंद्रीय विषय रहा है। ये विषय वास्तव में फरक्का के रूप में जाने वाले जातीय व्यवसाय के बहुत सरल चित्रण हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यह आम जनजीवन से प्रभावित शैली थी। जो जातिगत जो व्यवसाय थे लोगों को, जैसे लोहार, सुनार, जमादार, कसाई, धोबी, तो उनके जो वर्ग थे, जो उनके कार्य थे, तो उन लोगों को जो है दर्शाया इस कलम चित्रकला शैली में। तो इस तरह हम लोग पटना कलम चित्रकला शैली आंचलिकता से प्रभावित होने के कारण इसके चित्रों में आम आदमी का दैनिक जीवन और उसके आसपास का वातावरण, जैसे स्थानीय त्योहार, समारोह, बाजार के दृश्य, स्थानीय शासक एवं घरेलू गतिविधियां प्रमुख विषय थी। तो आंचलिकता का मतलब ही होता है कि वहाँ का जो आंचलिक वातावरण है, स्थानीय वातावरण है, वहाँ से प्रभावित होते हैं। और चूंकि पटना कलम चित्रकला शैली दैनिक जीवन, मानव के दैनिक जीवन से प्रभावित थी, उसका केंद्रीय विषय रहा है, इसलिए जो मानव के दैनिक जीवन में जो घटने वाली घटनाएं हैं, वहाँ के आसपास का वातावरण है, इस पटना कलम चित्रकला शैली के प्रमुख विषय रहे हैं, जिनमें स्थानीय त्योहारों को देखा जा सकता है, क्योंकि आम जनजीवन के जो है स्थानीय त्योहार निकट होते हैं, उनके समारोह, बाजारों के दृश्य, घरेलू गतिविधियां, ये जो है आम जनजीवन के जो है नजदीक होती हैं, इसलिए इनका जो है यह प्रमुख विषय रहे हैं ये सब। अब हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला में उपयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में। सभी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग, जैसे लाल लाह, इंडिगो, पीली मिट्टी और कोयले का उपयोग रंग बनाने के लिए किया जाता था। तो उपयोग की जाने वाली सामग्री में रंग कैसा था, तो रंग थे प्राकृतिक सामग्री। अब प्राकृतिक सामग्री है तो आप लोग समझ सकते हैं प्राकृतिक सामग्री में क्या होगी, मिट्टी होगी, और मिट्टी की होगी रंगीन होगी, और रंगीन मिट्टी क्या है, पीली मिट्टी। और उसके बाद रंग के लिए कोयले का उपयोग करेंगे। लाल लाह का एक पेड़ होता है तो उसका यूज करेंगे। तो इस तरीके से प्राकृतिक जो सामग्रियों से जो रंग होता था, जो वस्तुएं होती थी, उनका प्रयोग जो है इस चित्रकला शैली के लिए करते थे। अब रंग ने, देखो चित्रकला के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, रंग होना चाहिए। 3 चीजें जरूरी होती हैं, एक तो रंग, दूसरा चित्रकला के लिए आपके पास ब्रश होना चाहिए, और तीसरी जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस, स्थान, जिस पर हम लोग चित्रकला करेंगे। चूंकि स्थानीय जनजीवन से प्रभावित थी, प्राकृतिक चीजों का उपयोग इसके लिए किया जाता था, तो हमने सामग्रियों में पढ़ लिया कि कोयला, पीली मिट्टी, लाल लाह का यूज होता था रंग के लिए। अब ब्रश का निर्माण कैसे करेंगे, तो ब्रश का निर्माण करेंगे गिलहरी के बाल,
कबूतर के पंख, सुअर, बकरी, भैंसों के बालों से जो है ब्रश बनाते थे और उस ब्रश से जो है इसे रखते थे। अब तीसरी चीज होनी चाहिए सतह जिस पर जो है चित्रकला को उकेरा जाए। तो चित्रकारी विभिन्न सतहों जैसे कागज, अभ्रक, हाथी के दांत, हड्डी की सतहों पर यह चित्रकारी की जाती थी। तो आप लोग 3 बातों को याद रखिए। सामग्री में लाल हो गई, कोयला हो गया, पीली मिट्टी हो गई, ब्रश का निर्माण विभिन्न जानवरों के बालों से जिसमें गिलहरी, कबूतर, सुअर, बकरी, भैंस जो स्थानीय जीवन में लोगों के पास रहती हैं। और तीसरा हमने सतह की बात की, तो सतह कागज हो गया, हाथी के दांत हो गए, हड्डी हो गई, अभ्रक हो गया। इन सारी सतहों का प्रयोग जो है इस चित्रकारी के लिए किया जाता था। अब चित्रकारी के प्रकार क्या हो जाएंगे? चित्रकारी के जो चित्रकला थी ये 3 डायमेंशन में जो है इसको किया जाता था, पढ़ सकते हैं। पहला आम जनजीवन के दैनिक जीवन के चित्रण, दूसरा मानव चित्रण और तीसरा जो है पशु पक्षियों का चित्रण। तो ये जो चित्रकारी है मुख्यतः 3 टाइप से की जाती थी। दैनिक जीवन का हमने पहले पढ़ा कि इसका यह प्रमुख विषय रहा है, जिसमें उत्सव, त्योहारों जैसे सामाजिक आयोजनों का चित्रण, खेत जोता हुआ किसान, मछली बेचती औरत, बढ़ाई लुहार, सोनार आदि के चित्र जैसे हमने पिछले चर्चा की थी जो इसके केंद्रीय विषय रहे हैं। दूसरा जो इसका मानव चित्रण था ये भी काफी विशेषता रखता था, जिसमें जो मानव का जो चित्रण था वह विशेषकर मुखमंडल का अत्यधिक कलात्मक ढंग से चित्रण किया जाता था। तो मानव चित्रण में इसकी खास बात थी, जो पूरे मानव का जो शरीर होता था उसमें का जो मुखमंडल होता था उस पर काफी कलात्मक ढंग से चित्रण किया जाता था। जैसे इसमें देख सकते हैं अत्यधिक आकर्षक आंखें, नुकीली नाक बनाई जाती थी और पुरुषों की दाढ़ी, मूछें इत्यादि विशेषताएं रखती थी। पशु पक्षियों का चित्रण भी इस चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है और इसका जो प्रमुख लक्षण था वह जीवंतता था। अर्थात पशु पक्षियों का ऐसा चित्रण किया जाता था मानो वो जो है पशु पक्षी जिंदा है, जीवित है, देखने से नहीं लगता था यह कोई पेंटिंग है, बल्कि उसमें एक जीवंतता होती थी। जैसे आप लोग कोई तस्वीर कभी कभी देखते होंगे तो लगता है कि सच में जो है पेंटिंग जो है बोल रही है। अब हम लोग इसकी चित्रकारी की तकनीक पर चर्चा करेंगे, जो चित्रकला जो है किस तकनीकी से बनाई जाती थी। तो पटना कलम चित्रकारी के जो चित्रों के आरेखन के लिए पेंसिल के बिना ब्रश का उपयोग अर्थात आरेखन व रंगन प्रक्रिया साथ साथ करते थे, जिसे कजली सीही के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने पीछे ऐसे वर्णन किया था, बताया था आपको कि इसकी जो पेंटिंग थी, बॉर्डर थी, वो बड़े ही उत्कृष्ट ढंग से सजाए जाते थे, जो पेंटिंग का जो है केंद्रीय विषय रहा है। और इसकी जो खास बात थी, जो बॉर्डर थे इनमें किसी आरेखन या फिर किसी पेंसिल जो है का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि जो ब्रश होता था जब ये चित्रकारी की जाती थी और रंग के साथ में ही इस बॉर्डर को जो है बनाया जाता था। तो ये काफ़ी खास बात हो जाती है, विशेष बात हो जाती है इस चित्रकला की तकनीकी में कि आरेखन के लिए पेंसिल के बिना ब्रश का उपयोग अर्थात रंगन प्रक्रिया के साथ जो है इसका बॉर्डर बनाया जाता था। डायरेक्ट जो है चित्र बनाया जाता था उसी में, जैसे कि एक किसी पुरुष का चित्र बनाया जा रहा है तो इसके ब्रश से ही इसको बना दिया जाता था। जैसे अलग कलर से, जैसे कोयले का करना है तो कोयले का लेके तो काले रंग से इसकी जो है ऐसे इसको बना दिया जाता था डायरेक्ट कलर से ही। उसके बाद इसमें अन्य कलर भर दिया जाता था, तो रंग के साथ में ही वह चित्रकला बनती थी, किसी अलग से जो है पेंसिल आदि से इसका आरेखन नहीं किया जाता था। और इस जो यह पद्धति थी इसको हम कजली सीही के रूप में भी जानते हैं। तो कभी कभी पूछा जा सकता है, पटना कलम को ना पूछकर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कजली सीही चित्रकारी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो पटना कलम चित्रकला शैली, कजली सीही चित्रकारी जो है दोनों एक ही होते थे, तो कजली सीही के रूप में जानते थे इस पेंटिंग को। नेक्स्ट इसमें लैंडस्केप अर्थात बॉर्डर एवं बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि का अभाव था। जैसे हम लोग कोई चित्रकला बनाते हैं तो एक बॉर्डर बनाते हैं पहले और उसके बाद जो है कोई चित्र बना देते हैं पेंसिल से, तो उसके बाद उसमें हम लोग वाश करते हैं हल्के रंग से, उसका एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं। लेकिन इस चित्रकला में क्या था, ना कोई बॉर्डर था, ना तो किसी बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि को बनाया जाता था। डायरेक्ट जो पेंटिंग होती थी उसको ही रंग के साथ में उसका बॉर्डर बनाया जाता था, पेंटिंग डायरेक्ट की जाती थी, उसमें किसी प्रकार का बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि नहीं दिखाई जाती थी। तो ये हो गई इसकी तकनीकी। अन्य अर्थों में जो विशेषता इसकी हो जाती है कि पटना कलम चित्रकला शैली को पुरुषों की चित्र शैली भी माना जाता है। तो पटना कलम जो चित्रकला है इसके 3 नाम हो गए, कंपनी शैली, कंपनी कला शैली, दूसरा इसके बाद हमने पढ़ा था अभी जो पेंटिंग की जो प्रमुख विशेषता से संबंधित थी कजली सीही चित्रकला, और नेक्स्ट जो इसका तीसरा और अन्य नाम है वह पुरुषों की चित्रकला शैली भी इसको कहा जाता है। तो
ये जो है एक प्रमुख बात हो जाती है। अगर क्वेश्चन में आपको पुरुषों की चित्रकला शैली पूछ दी जाए तो समझ लीजिए कि वह पटना कलम चित्रकला पर ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्योंकि यह जो अधिकांश चित्रकला थी उसमें पुरुष शामिल थे, तो पटना कलम चित्रकला शैली को पुरुषों की चित्र शैली भी माना जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश चित्रकार पुरुष थे। जिसमें आप लोग कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। 18वीं शताब्दी में जब यह चित्रकला जब आरंभ हुई थी तो उसके जो प्रमुख चित्रकार के रूप में सेवक राम थे। 19वीं सदी में जो प्रमुख चित्रकार हुलास लाल, महादेव लाल, शिवदयाल, यमुना प्रसाद, तो एक दो नाम आप लोग याद रख लेंगे हर शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में सेवक राम, 19वीं शताब्दी में एक दो नाम याद रख लेंगे, हुलास लाल, महादेव लाल, यमुना प्रसाद। और 20वीं शताब्दी में जो महत्वपूर्ण नाम है उनमें राधा मोहन बाबू, ईश्वरी प्रसाद जो है प्रमुख थे, जिन्होंने पटना कलम चित्रकला शैली को का विकास किया, इसका विस्तार किया। तो चूंकि इस कला शैली में अधिकांश जो इसका जो विकास करने वाले लोग थे, इसका जो विस्तार करने वाले जो लोग थे वो पुरुष थे, इसलिए इसको हम पुरुष चित्रकला शैली भी कहते हैं। अब हम लोग इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे। इसमें हम लोग पहला पॉइंट, इसमें हम लोग कुछ 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें पहला है कि चित्रों में लैंडस्केप अर्थात बॉर्डर, सीमांकन, पृष्ठभूमि का अभाव, हमने जैसे पीछे पढ़ा था। आलोचनात्मक समीक्षा का मतलब होता है जो विशेषताएं होती हैं उन्हीं से में आपको ढूंढ के बताना है कि इसमें जो है यह कमी थी। तो आप लोग विशेषताएं पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग देखते जाएंगे तो आप लोगों को अपने आप ये पता चल जाएगा कि कैसे किसी जो है कला शैली या फिर किसी क्वेश्चन की जो है समीक्षा की जाती है। इसमें जो है बहुत कुछ पढ़ना नहीं होता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग लगाना होता है। तो हमने जैसे पीछे क्या पढ़ा था, इसमें बॉर्डर का अभाव था, पृष्ठभूमि नहीं थी। तो वही जो आलोचक थे वो कहते हैं कि इस चित्रकला में चित्रों में बॉर्डर, पृष्ठभूमि का अभाव था, और जो सामान्यतः चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। जो अन्य पेंटिंग आप देखेंगे उसमें बॉर्डर और जो पृष्ठभूमि होती है उसका काफ़ी महत्वपूर्ण वो भूमिका निभाती है। उस जो चित्रकला होती है उसको अलंकृत करने में, उसकी सुंदरता के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि इस कला शैली में इसका अभाव दिखता है तो इसकी एक जो है यह सीमा हो जाती है। लेकिन इसके पक्ष में एक पॉइंट जो है जोड़ सकते हैं कि कम खर्च एवं आम जनजीवन की अभिव्यक्ति के लिए जो है अभिव्यक्ति के उद्देश्य से ये चित्र बनाए जाते थे। जो है लोक पक्ष महत्व था इनके लिए, शिल्प पक्ष नहीं। अर्थात जो विद्वान इसकी आलोचना करते हैं कि इनमें पृष्ठभूमि का अभाव था, बॉर्डर नहीं बनाए जाते थे, जो इस चित्रकला शैली की प्रमुख जो है कमी मानी जाती है, सीमा मानी जाती है। लेकिन इसके विपरीत जो इसके पक्ष में देते हैं कि पटना कलम जो चित्रकला शैली थी वह आम जनजीवन से प्रभावित थी, इसलिए जो है कम खर्च में ही इस चित्रकला शैली को विकास करने की जो है बाध्यता भी थी उनमें। और दूसरा क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, आम जनजीवन के चित्रों को दर्शाना, अर्थात लोक पक्ष इनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था न कि शिल्प पक्ष। इसलिए इन्होंने जो इसकी सजावट के लिए पृष्ठभूमि या फिर इसको बॉर्डर जो है इसको जो है अधिक महत्वपूर्ण न बताते हुए डायरेक्ट जो है पेंटिंग की और इनका जो है लगभग अभाव रखा इस चित्रकला शैली में। तो आलोचनात्मक समीक्षा में पहला पॉइंट हो गया कि पृष्ठभूमि नहीं थी और लैंडस्केप, बॉर्डर, सीमांकन वगैरह नहीं था। तो जो अन्य चित्रकला शैली की यह प्रमुख विशेषता मानी जाती है जो इसमें नहीं थी। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख देंगे विदेशी प्रभाव। चूंकि यह जो है आंचलिकता के रूप में इस शैली का विकास हुआ, इसके बावजूद भी क्या था, यह जो शैली थी वह मुगल एवं ब्रिटिश शैली से का इसमें प्रभाव दिखता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि छायांकन के लिए ब्रिटिश शैली को इन्होंने अपनाया, रंगों और अस्तरों के लिए इन्होंने मुगल शैली को अपनाया। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि यह जो शैली है वह चित्रकला जो शैली है वह आंचलिकता से प्रभावित है। तो आंचलिकता से प्रभावित होने के बावजूद भी जो है यह विदेशी प्रभाव इसमें दिखता है, जो कि यह एक आलोचना का पक्ष बन जाता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, पुरुष प्रधान शैली। जब यह पुरुष प्रधान शैली होगी तो जिसमें क्या होगा, महिलाओं की भागीदारी नहीं दिखाई देती है, यह भी आलोचना का पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट, आम जनजीवन पर केंद्रित होने के कारण तत्कालीन शासकों द्वारा इसके संरक्षण एवं विस्तार पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, जब कोई चित्रकला शैली किसी आम जनजीवन को ही केंद्रीय विषय बनाएगी तो जो इसके अभिजात वर्ग होंगे या फिर जो शासक वर्ग होगा वो जो है इस पर अधिक ध्यान नहीं देगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका उतना अधिक विस्तार नहीं हो पाएगा जितना अधिक विस्तार होना चाहिए था। तो ये भी एक आलोचना का पक्ष या फिर इसकी एक सीमा हो जाती है कि केंद्रीय आम जनजीवन पर केंद्रित होने के कारण तत्कालीन शासकों द्वारा इसके संरक्षण एवं विस्तार पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट, इसका जो अगला पॉइंट लिख सकते हैं, आंचलिक चित्रकला होने के कारण संपूर्ण भारतीय जनजीवन के चित्रों को समेट नहीं सकी। तो आंचलिकता से प्रभावित है। जब आंचलिकता होगी तो केवल वह पेंटिंग जो है वहां के ही स्थानीय जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में उस शैली का विकास होगा, वहीं के जो वातावरण है या वहीं की जो विशेषताएं है, वहीं के आम जनजीवन से जुड़ी जो चीजें हैं उन्हीं को दर्शाएगी।
तो उनको दर्शाएगी तो क्या होगा, जो संपूर्ण भारतीय जनजीवन है उनके चित्रों को समेट नहीं सकेगी, इसकी यह भी एक सीमा हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग आलोचनात्मक पक्ष में लिख देंगे, जिसमें पहला दोहरा लेते हैं एक बार फिर से, बॉर्डर पृष्ठभूमि का अभाव दिखता है। दूसरा विदेशी प्रभाव, अर्थात मुगल शैली ब्रिटिश शैली से प्रभावित थी या पुरुष प्रधान शैली थी, महिलाओं की भागीदारी इसके लिए इस पर नहीं हुई। चौथा पॉइंट, आम जनजीवन से केंद्रित होने के कारण जो शासक थे, तत्कालीन शासक थे, उनका संरक्षण नहीं मिला, जिससे इसका जो है अधिक विस्तार नहीं हो पाया। और 5वां पॉइंट लिख देंगे, आंचलिक चित्रकला होने के कारण संपूर्ण भारतीय जनजीवन के चित्रों को यह नहीं समेट सकी। तो ये तो हो गया आलोचनात्मक पॉइंट। लेकिन जब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे तो एक पॉजिटिव वे में लिखेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छी से अच्छी चीज हो उसमें कुछ ना कुछ जो है बुराइयां लोग ढूंढ ही लेते हैं। तो जो बुराई है, जो सीमाएं हैं, वह आलोचनात्मक पॉइंट में हो जाएंगी। लेकिन चित्रकला जो शैली होती है वह अपने आप में जो है विशेष होती है, इसलिए जब उसका निष्कर्ष लिखें तो जो है एक पॉजिटिव वे में आपका निष्कर्ष होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कुछ कमियों के बावजूद भी, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक शब्द और जोड़ सकते हैं, कुल मिलाकर उपयुक्त कमियों या उपयुक्त सीमा के बावजूद भी पटना कलम चित्रकला शैली न सिर्फ बिहार की गौरवशाली परंपरा वरन भारतीय कला परंपरा की भी अमूल्य धरोहर है। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है कि जो हमने सीमाएं बताई, जो हमने कुछ आलोचनात्मक पॉइंट्स दिए, तो उनके होने के बावजूद भी यह पटना कलम चित्रकला शैली न सिर्फ बिहार की गौरवशाली परंपरा वरन भारतीय कला परंपरा की भी अमूल्य धरोहर है। और इसी को देखते हुए 2010 में बिहार सरकार द्वारा बिहार की सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में जागरूकता के प्रसार की दृष्टि से पटना कलम चित्रकला शैली के चित्रों का कैलेंडर जारी किया गया। तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर मेंशन कीजिएगा इसके अंतिम पॉइंट में कि 2010 में बिहार सरकार द्वारा बिहार की सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में जागरूकता के प्रसार की दृष्टि से पटना कलम चित्रकला शैली के चित्रों का कैलेंडर जारी किया गया था। ये इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। और नेक्स्ट इसका पैरा जो है लिख देंगे कि इस शैली के चित्र अपने विषय वस्तु में साधारण जनजीवन, पशु पक्षी और साधारण जनजीवन पशु पक्षी पर जब यह केंद्रित होंगे, इनका प्रमुख विषय होगा, को जिस सूक्ष्मता के साथ इस कला शैली में अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, उससे जो है इस चित्रकला शैली की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। तो ये आपका निष्कर्ष हो जाता है। तो निष्कर्ष जो है एक पॉजिटिव वे में होने चाहिए। इसकी भविष्य में जो है इसकी क्या प्रासंगिकता होगी, इसको जो है थोड़ा सा वे फॉरवर्ड के रूप में आप लोग लिखेंगे तो आपका जो है यह प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स अवार्ड करेगा एग्जामिनर। तो प्रासंगिकता किस लिए होगी, क्योंकि साधारण जनजीवन से जुड़ी हुई यह शैली है चित्रकला शैली, पशु पक्षियों की चित्रकला शैली को यह जित सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्त कर रही है, तो उससे जो है यह चित्रकला शैली जो है हमेशा जो है प्रासंगिकता बनी रहेगी, क्योंकि ये विषय जो है कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से हमने पटना कलम चित्रकला शैली के जो भी एस्पेक्ट होते हैं क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कंप्लीट चर्चा कर ली है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो संभवतः जो जयप्रकाश नारायण हैं उनसे संबंधित होगा। अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को उनकी जन्मतिथि हुई है, नानाजी देशमुख की भी जन्मतिथि रही है 11 अक्टूबर को। तो संभावित है कि इस बार जयप्रकाश नारायण से जो है क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी इसमें पॉलिटिकल व्यूज भी देखने को मिला है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसमें शिरकत की, और अमित शाह जी ने भी इनके पुण्य तिथि पर जो है शिरकत की थी बिहार में। तो इससे जो है यह काफ़ी चर्चित हो जाता है जयप्रकाश नारायण का विषय, और आपके सिलेबस में भी जयप्रकाश नारायण जी मेंशन है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहे। जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं, जिनका यथासंभव जो है आपको उत्तर दिया जाएगा। नमस्कार, थैंक यू।